नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 26वां प्रैक्टिस सेट है। जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जब मेंडलीव ने कार्य आरंभ किया था उस समय उसकी आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो कितने तत्व थे उसकी आवर्त सारणी में? तो दोस्तों, तो उसकी आवर्त सारणी में जो तत्व थे वो 29 थे, 36 थे, 47 थे या 63 थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। देखो, मूल आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। लेकिन वर्तमान में, जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? हैं 118 तत्व हैं। ठीक है, कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। वही बात करूं, इस आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो इस आवर्त सारणी को 3 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं आवर्तों की, तो कितने आवर्त हैं? तो भैया, मूल आवर्त सारणी में समूह की संख्या, समूह जो थे 18 थे। ठीक, अगर आवर्त की बात करूं, आवर्त कितने थे भैया? 7 आवर्त थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 63 तत्व थे मूल आवर्त सारणी में। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से संपन्न हुए कांग्रेस अधिवेशन किस पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन था या मेरठ अधिवेशन था? तो देखो, गांव में जो एकमात्र अधिवेशन हुआ था वो हुआ था फैजपुर अधिवेशन 1936 में। ये अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक, अगर मैं बात करूं मेरठ की, इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो भैया, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई थी इसी अधिवेशन के बाद हुई थी। ठीक है, 1947 इसका क्या था? 1947 में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो देखो, सबको पता होगी, पहले तो गुरु नानक देव थे, बात करें अंगद देव थे, हर गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु रामदास थे या गुरु अर्जुन देव थे? तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले अंगद की। अंगद दूसरे गुरु थे, पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद। ठीक, इन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है, गुरुमुखी लिपि का जो जनक माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। अगर मैं बात करूं, इसका सही आंसर हरगोविंद खुराना है। ठीक, इन्होंने जो है इन्होंने एक तो अकाल तख्त, जिसे हम कहते हैं
ईश्वर का सिंहासन, उसका निर्माण करवाया था, पहला पॉइंट। ठीक। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इनका दूसरा पॉइंट था 2 तलवार ये बांध देते थे, 2 तलवार बांधते थे। ठीक है। अगर और कौन से थे ये, छठे नंबर के थे। वही रामदास की बात करूं मैं, किसकी, रामदास की। तो रामदास जो थे भैया, रामदास पहला पॉइंट, अमृत शहर की स्थापना की थी, अमृत सर शहर की स्थापना किसने की थी भैया, रामदास ने की थी। और ये कौन से गुरु थे, ये चौथे गुरु थे, चौथे सिखों के चौथे गुरु थे। वहीं मैं बात करूं अर्जुन देव की, अर्जुन देव भैया, अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ठीक है। अर्जुन देव ने सबसे पहले जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर की जो नींव भी इन्होंने रखी थी। ठीक। दूसरी बात ये, जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। मरवाने का एक कारण ये था कि जो इनका जहांगीर का पुत्र था खुसरो, जो पुत्र था खुसरो, उसका इन्होंने सहायता की थी। इस कारण जहांगीर ने इन्हें क्या कर दिया था, मरवा दिया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्न में से किस वर्ष द्वारा अपनाया गया, कौन से वर्ष में संविधान को अपनाया गया था? तो 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1951 में? देखो, संविधान सभा द्वारा जो संविधान को अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। अगर बात राष्ट्रीय गान की है तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखो, अगर बात करूं मैं 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के 4, ठीक है, के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्ण चतुर्भुज निम्न में से किस परियोजना का हिस्सा है? तो दीपमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना या शुभमाला परियोजना? अब देखो, 4 शहरों को जोड़ने वाली जो माला थी उसका नाम था भारतमाला परियोजना। अब भारतमाला परियोजना का पहला पॉइंट की बात करें हम, देखो पहला पॉइंट था जो संक्रमणीय सड़कें थी, समवर्ती सड़कें, समवर्ती सड़कों का निर्माण, ठीक है, इसमें करवाया था। दूसरी चीज, बंदरगाहों और बड़े शहरों को जोड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर मैं बात करूं मैं सागरमाला परियोजना का मतलब क्या था? तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था आधुनिकीकरण एवं बंदरगाहों
नए बंदरगाहों का निर्माण करना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतमाला परियोजना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धौलागिरी निम्न में से स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो कौन से हिमालय की पर्वत चोटी है? कुमाऊं की है, नेपाल की है, भूटान की है, गढ़वाल की है? देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की धौलागिरी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं, किसकी ऊंचाई की बात करूं, तो इसकी ऊंचाई 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? नेपाल में धौलागिरी जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, वो कहां पर स्थित है? नेपाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ली चित्रकला के वर्ली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। अब कौन सा वो राज्य है? असम है, केरल है, बिहार है, महाराष्ट्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है। जो वर्ली है भैया, मिट्टी की झोपड़ियां नहीं होती है, झोपड़ियां मिट्टी की झोपड़ियों को अपनी चित्रकला पर प्रयोग करते हैं, जो इनके द्वारा बनाई गई झोपड़ियां होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या? महाराष्ट्र की जो वर्ली जनजाति है वो मिट्टियों की झोपड़ियां को अपनी चित्रकला के रूप में प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? तो ये क्वेश्चन को, इसका सही आंसर क्या? आर्टिकल 53, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 40। तो इसका सही आंसर क्या है? तो बात करते हैं आर्टिकल 53 की, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में, इसमें राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरे पॉइंट आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता लागू, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए आर्टिकल 44 के अनुसार। आर्टिकल 45 इसका सही आंसर है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है भैया, ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। तो इसका सही, और ये तीनों किसके हैं? भाग 4 के अनुच्छेद है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आदि कैलाश पर्वत। देखो सबसे पहले आदि कैलाश को अन्य किस नाम से जानते हैं? पहला नाम शिव कैलाश, नंबर 2 छोटा कैलाश। इन दो नामों से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करें, ये कहाँ पे? सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरा
गढ़ में ये स्थित है, जिसे हम शिव कैलाश या छोटा कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान देखना। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? अब कौन सा वो विटामिन है? विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है या विटामिन ए है? भाई विटामिन बी के बहुत सारे वो होते हैं, विटामिन सी से स्कर्वी, अगर मैं बात करूं विटामिन डी से रिकेटस, और विटामिन डी से विटामिन ए से रतौंधी। इसका सही आंसर है, ठीक। इसका सही आंसर विटामिन डी होगा। अब विटामिन डी को एक तो हम धूप विटामिन भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज भैया इसमें एक तो कैल्शियम, सूर्य की जो किरणें होती है उनमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक। दूसरी चीज जो रिकेटस है इसकी कमी ना हो, इसलिए सूर्य से रिकेटस की कमी को कम करने के लिए हमें क्या पाया जाता है भैया? कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। वहीं एक चीज और पाई जाती है इसमें, क्या पाया जाता है भैया? फास्फोरस, ठीक है। ये दो चीज इसमें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्लाह रखा कुरैशी, जिसे लोकप्रिय रूप से अल्लाह खां के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक हैं। वो कौन से वादक हैं? वीणा के हैं, ढोलक के हैं, तबले के हैं, सितार के हैं? तो देखो अल्लाह रखा जो है किसके वादक हैं? ऑप्शन नंबर सी, तबले के। अगर मैं अल्लाह रखा की बात करूं, ये क्यों फेमस है? तो भैया इन्हें पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था? 1977 में मिला था, ठीक। एक और पुरस्कार मिला था इन्हें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कब मिला था भैया? ये मिला था 1982 में, ठीक है, 1982 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की आकृति कैसी थी? तो कैसी थी भैया? आयताकार थी, वर्गाकार थी, दीर्घवृत्ताकार थी या वृत्ताकार थी? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है आयताकार थी भैया। जो उसका स्नानघर था, स्नानघर जो था लंबाई, चौड़ाई और गहराई में था, तो उसका मतलब आयताकार थी। इस टाइप का बना हुआ था भैया वो, अगर देखा जाए बाहर से, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो इस टाइम कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? प्रांत की बात करूं तो भैया सिंध प्रांत है, सिंध। अगर बात करूं मैं कौन से जिले में है, तो जिला है सिंध। सिंध का जिला है लरकाना जिला है। अब बात करूं मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? अगर नदी की बात करूं तो नदी पर है ये भैया, सिंध नदी पर ही है, सिंधु नदी पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना अर्थात स्थापना नहीं, खोज। इसकी खोज और खोजकर्ता कौन है भैया? 1922 में जो
रखल दास बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयताकार स्नानघर की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? प्रथम संस्थापक अगर मैं बात करूं सैयद वंश, भाई 1414 से 1451 तक रहा था। 1414 से 1451 तक रहा था। ठीक, वही बात करूं, इसका जो प्रथम संस्थापक था वो था ऑप्शन नंबर ए फिरोज खां। ठीक, दूसरे नंबर का शासक ये था, तीसरे नंबर का शासक ये था और चौथे नंबर का शासक ये था। अब इसकी जो रैयत ए आला, इसे क्या मिली थी? उपाधि ली थी इसने। ठीक है भैया, उपाधि थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, सोना, हीरा, तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। सुचालक नहीं है तो क्या है? ये कुचालक है, कुचालक, अर्थात इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। अब बिजली क्यों नहीं प्रवाहित हो सकती? देखो, बिजली प्रवाहित न होने का एक कारण है कि कार्बन के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉनों को मतलब बाहर नहीं भेज सकता। इसका मेन कारण यही है कि ये अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे नहीं सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ये भी होता है, ये भी, तांबा भी होता है। ठीक है, वही अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रोल एक्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? देखो, फरवरी 1919 को रोल एक्ट की जो रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक, अब लागू कब हुआ था? तो लागू जो हुआ था 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। ठीक, अब रोल एक्ट का मतलब क्या था? रोल एक्ट का मतलब था कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसके उपलक्ष्य में हमारे महात्मा गांधी जी ने ये सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की थी। अब जब रूपरेखा तैयार की थी तो वो चालू कब किया था? तो इन्होंने क्या था? 16 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने इसके खिलाफ अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? आर्टिकल 1 से 5 से 11, आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51। देखो, संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 1 से 4 में। ठीक, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता, जिसे हम कहते हैं भाग 2 है, ये भाग 1, ये भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, अब ये कौन से आर्टिकल में? ये नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भैया कहां से लिए गए हैं?
अब इनकी बात करते हैं। ये तो आयरलैंड से, ठीक, और ये अमेरिका से, और भैया नागरिकता कहां से ली गई है? नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 1 से 4 तक किसमें आते हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो कोसी नदी है, बेतवा नदी है, लूनी नदी है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, कोसी नदी भाई गंगा की सहायक नदी है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं आगे पॉइंट की, बेतवा की, अब इसे बिहार का शोक कहा क्यों जाता है? देखो, इसे बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि ये अपने मार्ग को ज्यादा, मतलब मोड़ ज्यादा लेती है, इसलिए ये कटाई बहुत ज्यादा करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम पूर्वी नेपाल से हुआ है। कहां से? पूर्वी नेपाल से। अगर बेतवा की बात करूं तो भैया ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक, इसकी यमुना की सहायक नदी है। लूनी, इसका सही आंसर लूनी कहां से निकलती है भैया? तो ये निकलती है आपके, एक तो अरावली पर्वत से, अरावली श्रेणी मान लो या पर्वत मान लो, अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ठीक है। और रेगिस्तान की सबसे बड़ी लंबी नदी क्या है? लूनी नदी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखो, ये जो प्रोटोकॉल था 1987 में आया था, ये प्रोटोकॉल, ठीक, 1987 में प्रोटोकॉल आया था। अब इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य वन्यजीव से है, रामसर साइट से है, ओजोन परत से है, या विश्व धरोहर स्थल से है? तो इसका जो संबंध था उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परतों से इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक। अगर मैं बात करूं भैया अंतरराष्ट्रीय समझौता ये जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो समताप मंडल, इसमें ओजोन परत जो है, ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक समझौता किया गया था, जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। कब हुआ था? 1987 में यह समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? अब बताना कब मनाया जाता है? 20 जून को, 14 जून को, 26 जून को, 29 जून को। तो 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस,
अगर मैं बात करूं 26 जून को, 26 जून को जो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, ठीक। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता? 29 जून को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का पहला कागज रहित बजट था? केंद्रीय बजट 2018-19, केंद्रीय बजट 2019-20, केंद्रीय बजट 2020-21, केंद्रीय बजट 2021-22। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी वित्त मंत्री थी, कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का जो केंद्रीय बजट था वो कागज रहित प्रस्तुत किया था, ठीक। वही बात करूं, सबसे बड़ा बजट किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण ने किया था 2020-21 का, ठीक। तो दोस्तों ये थे लगभग 20 क्वेश्चन। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।